वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो आ गए हैं हम लोग आज का जो सेशन है उसको लेके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि उसके बारे में जानना, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस चीज़ को थोड़े और तरीके से, जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में या हमारे पेड कोर्सेस में कराता हूँ, उसी तरीके से मैं इस क्लास को भी यहीं पे कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, नोट्स आपके सामने में ये है, ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। ये आप लोगों के सामने में रह गया। लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को बाहर की किताबों में नहीं मिलेगा या फिर जिनको ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, उन चीज़ों पे पहले हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एटम हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये जो एटम हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका अर्ली डिस्कवरी को लेके हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एटम का जो डिस्कवरी है ये कब हुआ, कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखो, 600 बीसी में, ठीक है, 600 बीसी, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, 600 बीसी इंडिया में एक महामुनि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, और इन्हीं को फिर महर्षि कानंदा के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग महर्षि कानंदा के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग एक हद तक ही तोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग इसको नहीं तोड़ सकते। तो जिस लेवल तक, जिस हद तक हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको कहा जाएगा अणु। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? अणु। लेकिन ये चीज़ कंसिडर नहीं हुआ। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ग्रीस, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ग्रीस, ग्रीस में दो फिलोसोफर्स हुआ करते थे। ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक का नाम था ड्यूक्रेटस और दूसरे का नाम था लूसिपस। तो ड्यूक्रेटस और लूसिपस ने क्या कहा? ड्यूक्रेटस और लूसिपस ने कहा कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना स्टार्ट करें, तो जिस जगह में जाके हम लोग रुक जाएंगे या फिर जिस जगह के बाद तोड़ा नहीं जाएगा, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम लोग कहेंगे एटमॉस। तो देखो, तो महर्षि कणाद का स्टेटमेंट को ही इसने घुमा के बोला ना। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज था, तो इसलिए ये जो थ्योरी है जो इन्होंने दिया था, ये कंसिडर्ड हो गया। और कंसिडर्ड होने के बाद यहीं से नाम आ गया हम लोगों के पास में एटम्स। बात समझ में आया? चलो फाइन। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो एक चीज कि मैंने आप लोगों को एक महर्षि के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को फिलोसोफर के बारे में बताया, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी तक ये नहीं बताया कि पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एटम्स के बारे में हम लोगों को सबसे पहले बताया था। तो आइए हम लोग आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं, हम लोगों का जो मेन थीम है, मेन टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग ना, अपना कॉपी में जो लोग नोट्स बना रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे अर्ली डिस्कवरीज। अर्ली डिस्कवरीज। अब अर्ली डिस्कवरीज में हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे साइंटिस्ट का नाम, उनके उसके बाद लिखेंगे उनके द्वारा किए गए थ्योरीज का नाम। ठीक है ना, थ्योरी या फिर डिस्कवरी। और उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट में हम लोग, वो होगा कॉन्स, कि उनके थ्योरी में नेगेटिव चीज क्या था, ड्रॉबैक क्या था, या कॉन्स क्या था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल,
पहला जो साइंटिस्ट आता है उनका नाम है सर जॉन डाल्टन। कब आते हैं ये? 1803 में। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को, अब देखिए जॉन डाल्टन से याद क्या रखना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट साइंटिस्ट to describe atoms in modern scientific way। ठीक है ना, ये एटम्स को साइंटिफिक तरीके से समझाने वाले पहले आदमी थे। इन्होंने क्या दिया था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसमें उनको क्या, इनकी इसमें हम लोगों को क्या मिलता है? इसमें हम लोगों को मिलता है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। ठीक है, चलो, इस थ्योरी का कौन क्या था? देखिए, डाल्टन को यही नहीं मालूम था। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने क्या था? एटम्स आर इंडिविजिबल, है ना। एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर एटम्स को तोड़ा जा सकता है ये उनको मालूम ही नहीं था, तो क्या उनको चार्ज के बारे में मालूम हुआ होगा? मालूम नहीं हुआ होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ही डिड नॉट मेंशन चार्जेस। ठीक है ना, उनका थ्योरी का ये था कि ही डिड नॉट मेंशन चार्जेस। चलो, अब ये हो गया जॉन डाल्टन 1803 में। देखिए, उस समय में उस समय में जो टेक्नोलॉजी था इतना एडवांस नहीं था, फिर भी उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हद तक अप्रोप्रिएट थ्योरी हम लोगों को दिया था। फिर उसके बाद में आते हैं, देखिए 1803, लगभग 94 ईयर्स तक, ठीक है, लगभग 94 ईयर्स तक ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी, इसको मतलब चैलेंज करने लायक कोई नहीं था। ठीक है, तो फिर 1897 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जे जे थॉमसन। ये कब आते हैं? तो ये आते हैं आपका 1897 में। ठीक है, और ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में मालूम है उन्होंने क्या किया था? डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ निकाला था, राइट। और इसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने के बाद उन्होंने उन्होंने इलेक्ट्रॉन देखने में कैसा हो सकता है उसका एक मॉडल दिया था। ठीक है, और इस मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस मॉडल को हम लोग जानते हैं एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इनका कौन क्या था? ही could not explain the scattering of अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में स्कैटरिंग क्यों आता है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग क्या चीज है, तो इस चीज को जानने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा मेरे सेकेंड क्लास का एटम्स के ऊपर। ठीक है, चलो, अब इसके बाद में जो थर्ड साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे जो साइंटिस्ट आते हैं ना, वो उस समय के काफी एक्सपीरियंस्ड, वेल्दी एंड बहुत ही नामी गामी साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड।
ये कब आते हैं? ये आते हैं 1911 में, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड कब आते हैं? 1911 में, ठीक है। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं एज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, एज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं? इमेजिन्ड पॉजिटिव चार्जेस, और क्या करते हैं? डिटेक्टेड न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट में वो पॉजिटिव चार्जेस का इमेजिनेशन करते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्जेस को ये है, ये वो निष्कर्ष देते हैं, और इसी के साथ साथ क्या करते हैं? इसी के साथ साथ वो न्यूक्लियस को भी ढूंढ लेते हैं। पर इनका जो ड्रॉबैक है ना, इनका जो ड्रॉबैक था वो क्यों था, अब मैं ये आपको बताता हूँ। इसका ड्रॉबैक ये था, देखिए 1911 चल रहा था, वो क्वांटम मैकेनिक्स का समय आ चुका था। तो उन्होंने एक मॉडल बनाया था, ठीक है, जिसमें ये रहा उसका न्यूक्लियस और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा पाथ हो जहां पे, अगर कोई ऐसा पाथ हो जहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स का जो डायरेक्शन है उसमें चेंजेस आएगा, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी खोएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का था, और वो भी एक ऐसे ही पाथ में घूम रहा था जहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को क्या कर रहा है, ये इसके थ्योरी में क्लियर नहीं था, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट मेंशन, आई थिंक ये ही डिड नॉट की जगह में ही हम लोग कुड नॉट करते हैं, बेटर रहेगा। ही कुड नॉट मेंशन नहीं, इसको हम लोग करेंगे एक्सप्लेन। ही could not explain why electrons do not lose their energy। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को क्यों नहीं लूज करता है, वो ही चीज हम लोगों को किसने बताया था? रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए थे, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथे साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास में, वो है नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर, ठीक है। कब ये आते हैं? ठीक 1913 में, 1913 में। तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसको हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद इट इज द बेसिस ऑफ आवर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इट इज द बेसिस ऑफ आवर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये क्या है? पहला चीज। उसके बाद स्टेटेड अबाउट शेल्स, ये भी उन्होंने बताया था। कौन सा शेल? के, एल, एम, उसके बाद एन, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग
2n² के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है हर एक शेल का, वो बताया था उन्होंने। 2n²। n क्या है? n है आप लोगों के पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप कि यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था ना, उस समय में 1913 में ये समय था क्वांटम मैकेनिक्स का, तो सभी पे एक प्रेशर था कि क्वांटम मैकेनिक्स मतलब वो एक बेंचमार्क सेट हो गया था। तो अब बोर्ड चाहते थे कि अपने मॉडल में वो क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि एटम में क्वांटम मैकेनिक्स को वो शो करे, पर वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। वो नहीं कर पाए थे। ही could not show quantum mechanics in his model or theory। पर बात यह है कि ये तो नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। ये अपने मॉडल में क्वांटम मैकेनिक्स को शो नहीं कर पाए थे। पर आते हैं 1926 में। साइंटिस्ट का नाम होगा स्कॉर्डिंजर। तो स्कॉर्डिंजर ने किया क्या? ही showed quantum mechanics in his model of atom। अब स्कॉर्डिंजर ने एटम में क्वांटम थ्योरी दिखा दिया, क्वांटम मैकेनिक्स शो कर दिया। तो अब ना बोर्ड को पैल्पिटेशन आ गया कि उसने तो क्वांटम मैकेनिक्स शो कर दिया, अब मैं। बोर ने बहुत कोशिश किया पर वो अपने थ्योरी से क्वांटम मैकेनिक्स को शो कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, अगर मैं अपने मॉडल से क्वांटम मैकेनिक्स शो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी और के क्वांटम थ्योरी से जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है उससे अगर मैं अपना मॉडल को प्रूव कर दूँ तो तब भी तो बात सेम है। तो उसने क्या किया? उसने प्लैंक का उठाया। ही प्रूव्ड हिज मॉडल थ्रू मैक्स प्लैंक्स quantum theory। Hence, his model is also called as physical quantum मॉडल। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अच्छा, ही शोड द क्वांटम मैकेनिक्स इन हिज मॉडल। तो स्कॉर्डिंजर पे आते हैं और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर आप लोग शेल के बारे में, आप लोग जो इतना सुंदर सुंदर डायग्राम बना रहे हो ना, तो अगर शेल है तो मैं कहता हूं कि शेल का सब शेल भी है, ठीक है। स्टेटेड अबाउट शेप शेल्स which are actually ऑर्बिटल्स, विच आर एक्चुअली ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब उनका ड्रॉबैक क्या हुआ? उनका ड्रॉबैक हो गया ये कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन
why some atoms of similar elements are heavier and larger in size। किसी भी एक, मान लीजिए, जैसे कि मैं अगर इसका एग्जांपल आप लोगों को दूं, जैसे कि हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H2, हाइड्रोजन 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो देखिए, प्रोटियम से ड्यूटेरियम हैवी है, ड्यूटेरियम से ट्रिटियम हैवी है, पर तीनों का तीनों तो हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन का ही एटम है ना। तो फिर क्यों ड्यूटेरियम प्रोटियम से हैवी है? तो हम लोगों को मालूम है ना इसका कॉन्सेप्ट, दीज आर एक्चुअली आइसोटोप्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस समय में आइसोटोप्स का कोई भी धारणा नहीं था। दे हैव नो आइडिया अबाउट द आइसोटोप्स, हेंस ही कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, हेंस ही कुड नॉट एक्सप्लेन। बात समझ में आया? चलो इसके बाद नेक्स्ट, अब आते हैं 1932। अब आते हैं 1932। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है जेम्स चैडविक। इनका नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, और वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं प्लानिटरी मॉडल के बारे में। अब ये प्लानिटरी मॉडल क्या है? तो प्लानिटरी मॉडल ये कहता है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लाउड, यानी कि उनका कहना था कि देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, वो भी एक चार्ज है। तो जिस जगह में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में खिंचाव ज़्यादा रहेगा, वहाँ का अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वो क्या होगा, वहाँ का अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वो दोनों पास पास आ जाएंगे, और जिन जगह में चार्ज का डिफरेंस या फिर दूरी ज़्यादा है, उन जगह में वो दूर दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये था कि इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो किसी ऑर्बिट में, सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं रहते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? वो क्लाउड के शेप में रहते हैं, यानी कि क्लाउड का जैसे कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही था उनका प्लानिटरी मॉडल। और इस चीज़ का ड्रॉबैक क्या था? इस चीज़ का ड्रॉबैक बस यही था, इट डज नॉट वर्क। इट डज नॉट वर्क in case of multi-atom compounds। बोलो, समझ में आया? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, मैंने यहाँ पे जो एटम का अर्ली हिस्ट्री है ना, ये आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में, जिस्ट में समझा दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को इनके ऊपर में डिटेल्स क्लास चाहिए, प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू आवर ब्रांच, और अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब हम लोग अब बात करते हैं, थोड़ा सा एटम को तोड़ते हैं अभी। ठीक है, तो एटम को तोड़ेंगे तो हम लोगों को उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स मिलेगा ना, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो चलिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो मैं ये जो ऊपर का जगह है, इसको थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ आप अपने लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर सके। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे,
सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर में हम लोग फिर इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो एक साइड में लिखेंगे हम लोग मेंस, ठीक है ना, जिसके ऊपर में पार्टीशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद लिखेंगे प्रोटॉन्स, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो मीन्स में पहला नेचर आएगा, वो आएगा आप लोगों का सिंबल, ठीक है ना। तो जो पहला चीज आएगा वो आएगा आप लोगों का सिंबल। तो देखो इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो सिंबल आता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो आता है ई का नेगेटिव। प्रोटॉन के केस में क्या आएगा, वो आ जाएगा पी, ठीक है। और न्यूट्रॉन के केस में क्या आ जाएगा, एन। उसके बाद सेकेंड जो मीन्स यानी कि जो बेसिस आता है दैट इज नेचर, ठीक है ना। तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा नेगेटिव, इसका नेचर कैसा होगा पॉजिटिव, और इसका नेचर कैसा होगा न्यूट्रल, है ना। तो अगर ये नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, तो चलो इसका चार्ज देखते हैं कितना है। तो इसका चार्ज, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसका, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसका कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और न्यूट्रल का जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज कितना हो जाएगा 0, क्योंकि न्यूट्रल है। अच्छा, चार्ज का बात हुआ तो अब हम लोग यूनिट चार्ज भी देख लेते हैं। तो यूनिट चार्ज कितना आएगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में यूनिट चार्ज आता है -1, प्रोटॉन का आता है +1, और न्यूट्रॉन का आता है 0। बात समझ में आया, यह है यूनिट चार्ज। अगर बात करें, क्योंकि ये एक पार्टिकल है तो उसका मास होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना होगा 6.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का पावर कितना होगा 6.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो हो जाएगा डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला डिस्कवरी, मैं इसलिए इसको अलग इंक से दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल discovered by J.J. Thomson in cathode ray experiment. He used to call them corpuscles, but later on they were renamed as electrons by G.J. स्टोनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढा किसने था, जे थॉमसन ने। किस एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। थॉमसन उनको क्या बुलाते थे, थॉमसन उनको बुलाते थे कॉर्पसल्स, ठीक है। बट लेटर ऑन, पर बाद में दे वर रिनेम्ड, उनका नाम बदल के क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन्स। किसने रखा था, जे स्टोनी ने रखा था। चलो अच्छा है।
प्रोटॉन्स के केस में क्या होगा, दीज वेर इमेजिन्ड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिन्ड बाय रदरफोर्ड, imagined by Rutherford, but discovered by Goldstein. ठीक है, इन एनोड रे और कैनल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ पे एनोड रे या फिर कैनल रे लिखा, क्योंकि जो गोल्डस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो कैनल ट्यूब बोल के एक ट्यूब होता है उसमें हुआ था, तो दैट्स वाई ये जो एक्सपेरिमेंट में जो रे चमक रहा था उसको कैनल रे का नाम दिया गया था और इसको बोला गया था कैनल रे एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आया? ठीक है, गोल्डस्टाइन के साथ में यहाँ पे और एक जन थे, ठीक है, उनका नाम था वी हेल्न वेइन, कैपिटल में लिख रहा हूं, ठीक है, विहेल्म वेइन। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो न्यूट्रॉन्स में क्या होगा, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक इन 1932। तो किस साल में न्यूट्रॉन्स का आविष्कार हुआ था, वो हमें बताने वाले कौन है, वो हमें बताने वाले हैं जेम्स चैडविक। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? चलो ठीक है, अब और एक आखिरी चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो और एक आखिरी चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इस चीज को कहते हैं हम लोग एटोमिसिटी। ठीक है, इस चीज को कहते हैं हम लोग एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, यानी कि जैसे O2 कितने एटम है, दो है ना, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। O3 कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। CO2 कितना हो जाएगा, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, यानी कि तीन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है एटोमिसिटी। पर यहाँ से आप लोगों को फाइंड द ऑड वन पूछ लिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एटोमिसिटी के ऊपर में बेस करके ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई भी किया जाता है। ठीक है, कैसे, देखो, इफ एटोमिसिटी इज वन, तो उसको बोला जाएगा मोनो एटोमिक। अगर एटोमिसिटी दो है, इसको बोला जाएगा डाई एटोमिक। अगर तीन है तो इसको बोला जाएगा ट्राई एटोमिक। अगर चार है तो इसको बोला जाएगा टेट्रा एटोमिक। अगर मोर देन फोर है तो इसको बोला जाएगा पॉली एटोमिक। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन, आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल। ठीक है ना, ये सभी के सभी मोनो एटॉमिक में आता है। डायटोमिक यानी दो दो करके रहेगा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हम लोग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का क्या कहेंगे, हम लोग हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है ना, तो जिनमें भी दो है हो सकते हैं। ट्राई एटॉमिक यानी कि तीन होगा, जैसे कि ओजोन हो सकता है,
CO2 हो सकता है, उसके बाद H2O हो सकता है एंड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद टेट्रा एटॉमिक की बात करें यानी कि 4 होगा, यहाँ पे हम लोग CO3 कार्बोनेट का ग्रुप डाल सकते हैं, P4 डाल सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है। मोर देन 4 यानी कि पॉली एटॉमिक, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि आप लोगों का नाइट्रिक एसिड, जैसे कि आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मटेरियल या फिर पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतनी यहीं तक छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन सारे चीज़ों को हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी को अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए डिटेल्स कोर्स चाहिए तो आप लोगों के सामने में जो नंबर फ्लैश हो रहा है अभी स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करके आप पूरा इन्फो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सो बी एट होम, बी सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।